गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप अगेन यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। मैं हूं आपका अपना निखिल चौथा सर। आज जिस चैप्टर की हम बात करने जा रहे हैं वो चैप्टर है कोनिक सेक्शन। अपन ने अभी स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल को कवर किया है, अब आज अपन कोनिक सेक्शन की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। बिफोर वी स्टार्ट द कोनिक सेक्शन, आप सबको पता होगा कि 5 तारीख को गवर्नमेंट ने जे मेंस की एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दिए। इट इज बिटवीन 18 to 23 जुलाई। तो मेरा 2 मिनट में आपके लूंगा सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करने के लिए। कई बच्चे होंगे जो थोड़े से इस डायलेमा में होंगे कि सर 2.5 महीने का टाइम है, हम क्या करें, कैसे करें, फिर पता नहीं कितना टाइम एडवांस का आएगा। तो 2 फेज ध्यान रखना। जो बच्चे प्योर मेंस की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे प्योर एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, जो प्योर एडवांस की तैयारी कर रहे हैं वो एज इट इज अपनी तैयारी करते रहे, लेकिन हम मेंस के लिए एक आध पेपर देते रहे हर वीक मेंस का। और जो बच्चे प्योर मेंस की तैयारी कर रहे हो तो बहुत खुश हो जाए, उनके पास तो पूरा टाइम दोबारा मिल गया है। अपन क्रैश कोर्स खत्म करेंगे, उसके बाद आप इस क्रैश कोर्स को दोबारा से सारा चीजों को प्रॉपर्ली रिवाइज कर सकते हैं। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई है, ठीक है? उसको कैश करिएगा, वेस्ट मत करिएगा। तो आज हम जिस चैप्टर की बात करने चल रहे वो है कोनिक सेक्शन। अब बात आती है कोनिक सेक्शन के अंदर क्या है, कैसे पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, किस तरीके से एग्जाम में आता है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या वेटेज होता है। तो बहुत छोटा सा एक डिस्कशन है कि आपको पता होना चाहिए कोनिक सेक्शन का। अगर मैं मेंस में बात करूं तो मेंस में तो आप ये मान के चलिए कि कोनिक सेक्शन के हार्डली 2 क्वेश्चन के आसपास आएंगे मैक्सिमम, अगर आएंगे 1 या 2 क्वेश्चन एडवांस में। लेकिन हाँ, वेटेज अच्छा रहता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है। मेंस से बहुत टफनेस नहीं होती है। टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी आते हैं जो कि यूज्ड टू में होने चाहिए आपको। कॉर्ड जो अपने सर्किल में पढ़ा उसी सारे कंसेप्ट को हम लोग कोनिक में वापस से रिवाइज करेंगे। तो इन छोटी छोटी चीजों को डिस्कस करते हुए अपन चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करें कि व्हाट इज द कोनिक। तो कोनिक में जो पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है, इसके अंदर मैं एक्चुअली में डेफिनेशन बताना चाहता था, लिखना नहीं चाहता था, बट लिखने में टाइम वेस्ट होगा, तो अपन बता कर ये काम चला लेते हैं। तो कोनिक की डेफिनेशन क्या कहती है? कोनिक की डेफिनेशन कहती है कि एक वेरिएबल पॉइंट था, वेरिएबल पॉइंट को हमने फोटो में पी से दिखा रखा है। एक वेरिएबल पॉइंट पी है हमारा, जो इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका एक फिक्स लाइन, ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स लाइन, फिक्स लाइन से डिस्टेंस दैट इज योर पीएम एंड फिक्स पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फिक्स पॉइंट, ठीक है? ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है फोटो में हम लोगों ने। तो फिक्स पॉइंट, तो फिक्स लाइन एंड फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो बराबर, उनका रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट होता है। तो PS upon PM, PS upon PM should be equals to E, which is the constant is known as eccentricity of the conic। क्या कहलाता है? eccentricity of the conic। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जो रेशियो है वो eccentricity को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत प्यारा सा एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, क्या ये रेशियो PS upon PM जो लिखा हुआ है वो रेशियो लिखा हुआ है। अब एक रेशियो अगर लिखा हुआ तो डेफिनेटली उसका क्या होना मस्ट है? पॉजिटिव होना मस्ट है। यानी यहां से डिक्लेयर होगी कि जो eccentricity होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। अब बात आती है कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं? तो 3 पॉसिबिलिटीज मेजर हो सकती है कि वो नंबर जो लिखा हुआ है रेशियो वो फ्रैक्शन हो, वो रेशियो एग्जैक्ट 1 हो और वो रेशियो 1 से बड़ा हो। करेक्ट है? तो यही 3 चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहेगी ई के बारे में। तो ई की यहां से हमारी पिक्चर क्लियर होती है कि ई 1 से बड़ा हो, ई 1 हो या ई 1 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो। क्लियर? इन सारे के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, शॉर्ट में हम लोग इसको एफडीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एफडीपी से। तो बात क्लियर होगी। एक वेरिएबल पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा कि इसका रेशियो फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एज वेल एज फिक्स लाइन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। तो वो जो वेरिएबल पॉइंट होगा हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा? कोनिक। अब जो कोनिक रिप्रेजेंट करता है, कैसे करता है, क्या करता है, आइए उसको समझते हैं। आपके पास जो PS अपॉन PM इज इक्वल टू E लिखा हुआ था बेटा, मैंने P के कोऑर्डिनेट PQ ले रखे हैं, S के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा ले रखे हैं और फिक्स लाइन की इक्वेशन LX प्लस MY प्लस N ले रखी है। जो ये फिक्स पॉइंट होता है बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं फोकस ऑफ द कोनिक। क्या कहते हैं? फोकस ऑफ द कोनिक। क्या कहते हैं? फोकस ऑफ कोनिक। ये जो फिक्स लाइन होती है, ये जो फिक्स लाइन होती है, इस फिक्स लाइन को हम लोग बोलते हैं बेटा डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक। क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक। क्या होता है कि अपन आगे चल के और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, पर इतना ध्यान रखना आपको कि किसी कोनिक के रिस्पेक्ट में अगर कोई लाइन है वो फिक्स लाइन है तो वो डायरेक्ट्रिक्स है, जो फिक्स पॉइंट है वो फोकस है। तो सब कुछ दे रखा था, मान लिया मैंने, लाइन की इक्वेशन थी LX प्लस MY प्लस N।
पॉइंट कोऑर्डिनेट थे p, q, फोकस कोऑर्डिनेट थे अल्फा, बीटा। तो ps अपॉन pm इज इक्वल टू e का यूज किए जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक को डिराइव करने के लिए। तो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक को डिराइव करने के लिए मैंने एफडीपी की प्रॉपर्टी यूज करी। ps इज इक्वल टू e टाइम्स pm, ps लिखा, e टाइम्स pm लिखा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों साइड के स्क्वायरिंग करके मैनिपुलेट करेंगे तो एक सेकंड डिग्री कर्व मिल के आता है अपने पास। वो कर्व जो हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के टाइम पे आपको बताया था, उम्मीद करूंगा याद होगा आपको, अभी थोड़े दिनों पहले ही आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है। तो वो सेकंड डिग्री कर्व जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है, याद होनी चाहिए, इसलिए मैं आपकी तरफ देख करके बातें करूंगा। ax स्क्वायर, मेरे साथ बोलिएगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। डन। तो ये हमने बात कर ली सेकंड डिग्री कर्व की। अब ये जो सेकंड डिग्री कर्व आया, ये जनरल इक्वेशन आ गई किसी भी कोनिक की, वो क्या होती है, कैसे होती है, उसके रिस्पेक्ट में एक डेल्टा टर्म था, याद होगा हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में बताया था आपको कि अगर ये सेकंड डिग्री कर्व पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा तो इस डेल्टा को जीरो होना पड़ेगा। डेल्टा क्या था, abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। तो दो पिक्चर मेरे दिमाग में आती है, एक तो सेकंड डिग्री कर्व मैंने आपको दिया अरे आ रहा है ना, एक तो मैंने आपको सेकंड डिग्री कर्व दिया, दूसरी चीज क्या दी मैंने, दूसरी चीज मैंने आपको डेल्टा दी। डेल्टा क्या है, ये सेकंड डिग्री कर्व क्या उन्होंने इंटरप्रेट कर लिया, ठीक है। अब बात आती है कि जो डेल्टा है ये हमेशा जीरो हो ऐसा जरूरी थोड़ी है, कई बार ऐसा होता है कि डेल्टा नॉन जीरो हो। तो वही मैंने दो पिक्चर ली है, क्या ली है, एक केस लिया है कि डेल्टा जीरो हो और एक केस लिया है कि डेल्टा नॉन जीरो। अब बात आती है अगर डेल्टा जीरो है और डेल्टा नॉन जीरो है तो हम कैसे कमेंट कर रहे हैं कि क्या हो रहा है पिक्चर में, तो आइए उसको समझते हैं। अगर डेल्टा जीरो हुआ तो जो फोकस था वो लाई करेगा ऑन द डायरेक्टर, मतलब ये पॉइंट यहीं कहीं चला जाएगा, ये पॉइंट यहीं कहीं चला जाएगा। अब जो यहां चला जाएगा तो डेल्टा जीरो हो गया। तो जो ये इक्वेशन 1 लिखी हुई है, मैंने देखिए मेंशन कर रखा 1, ये इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट क्या करती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। तो पेयर ऑफ लाइंस या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कुछ भी आप बोल सकते हैं, तो पेयर ऑफ लाइंस को ही रिप्रेजेंट करती है, करेक्ट है। और अगर डेल्टा नॉन जीरो हुआ यानी कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं कर रहा है, तो अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं कर रहा है तो इक्वेशन 1 क्या रिप्रेजेंट करती है वो हम बातें करेंगे आगे चल करके, ठीक है। तो पहला केस तो ये वाला ले लिया। तो अगर डेल्टा जीरो है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे आया था, मैंने आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में बता रखा था, क्वाड्रेटिक बना दीजिए, डेल्टा जो परफेक्ट स्क्वायर होता है रूट के अंदर की क्वांटिटी, इसको जैसे ही आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो करोगे, ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। सिंपल सी पिक्चर है कि अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन की बहुत तरीके से होती है, ये भी अपन ने डिस्कस किया था, याद होगा tan थीटा के फॉर्मूले थे, करेक्ट है ना। तो अगर h स्क्वायर ab से बड़ा था तो रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन, अगर h स्क्वायर ab के बराबर था कोइंसिडेंट लाइंस, अगर h स्क्वायर लेस देन ab था तो इमेजिनरी लाइंस। कौन सी लाइन, इमेजिनरी लाइंस, क्लियर है। अब बात करते हैं डेल्टा अगर नॉन जीरो था तो फोकस लाई नहीं करता था डायरेक्ट इस पे। अब अगर फोकस लाई नहीं करता तो इक्वेशन 1 क्या रिप्रेजेंट करती है, ये वाली, तो ये चार चीजें रिप्रेजेंट करती हैं। क्या, अगर एच स्क्वायर ए बी के बराबर था, एसेंट्रिसिटी 1 थी, एच स्क्वायर ए बी मतलब एसेंट्रिसिटी 1 आएगी, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी, एच स्क्वायर लेस देन ए बी है, ई लेस देन 1 है, एल एस को रिप्रेजेंट करेगा, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है, ई ग्रेटर देन 1 है, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी के बराबर, ये स्पेशल केस है, और ई रूट 2 है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हुई मेरी पिक्चर। तो इस तरीके से कोई भी सेकंड डिग्री कर्व, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर सकता है अगर वो डेल्टा पे जिस तरीके से डिपेंड करता जाएगा। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस पे इलस्ट्रेशन देखते हैं, ठीक है। तो आइए अभी अपन ने कोनिक की थ्योरी पढ़ी कि कोनिक में क्या होता है, किस तरीके से हम कोनिक को इंटरप्रेट करते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे आइडेंटिफाई होता है, एलिप्स कैसे आइडेंटिफाई होता है, हाइपरबोला, पैराबोला, उसी पे दो क्वेश्चन हमें दिए गए। उसे बोला सेकंड डिग्री कर्व है, बस पहला वाला दो पार्ट दे रखते हैं, रिप्रेजेंट। अब सेकंड डिग्री कर्व रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बारे में बात करनी है अपने को। तो ये सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे पहला वाला पार्ट है, कुछ दिख रहा होगा आपको, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, इज दिस कंफर्टेबल फॉर यू? बिल्कुल करेक्ट जवाब, डिस्टेंस फॉर्मूले से आप इसको कंफर्टेबल कर सकते हैं। तो आप इसमें अंडर रूट लगा देंगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस 3 का होल स्क्वायर,
कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ओपन करने लग जाते हैं, फिर सेकंड डिग्री कर ध्यान से बनाते हैं, फिर चेक करते हैं डेल्टा बेल्टा फलाना डिमाका। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ध्यान रखना है आपको कि ये जिस फॉर्मेट पे लिया है उस फॉर्मेट में रखिएगा, और अगर आपके पास जनरल करवाते हैं और आप उसको उसमें कन्वर्ट कर ले जाए तो वेल गुड, सबसे बेस्ट तरीका होता है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, अब बात आती है इसको हम कैसे लिखेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है, तो ऑब्वियसली बात है, ऊपर तो मॉड लग गया x प्लस वाई माइनस 1 और नीचे आ गया 16 का 4। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या ऑब्जर्व किया, यहां से मैंने ऑब्जर्व किया कि आपके पास एक फिक्स पॉइंट है जिसको फोकस बोलते थे, वो था -2,3। एक फिक्स लाइन थी जिसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते थे, वो लाइन आ गई x प्लस वाई माइनस 1 बाई रूट 2। आपको पता ही कैसे लिखा है मैंने, देखो ये ऐसे लिखा है मैंने, तो इसके नीचे भेज दो बाई रूट 2 और इसके बाहर फेंक दो 1 बाई रूट 2। तो क्या एडवांटेज मिला इससे बेटा, जब मैंने इसके बाहर फेंका 1 बाई रूट 2 और इस पे फेंका 1 बाई रूट 2, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है किस लाइन पे, x प्लस वाई माइनस 1 पे। तो x प्लस माइनस 1 पे अगर मैंने x को y से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होगा तो उसकी इक्वेशन उसकी लेंथ परपेंडिकुलर ये आएगी, और जो ये बैठा हुआ है जो प्रोपोर्शनलिटी रेशियो होता है जिसको हमने लिखा कितना 1 बाई रूट 2। तो अपने पास फोकस निकल आया कोनिक का, अपने पास डायरेक्ट्रिक्स निकल आई और अपने पास एसेंट्रिसिटी निकल आई। अब यहां से अपन दो चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं, एसेंट्रिसिटी 1 बाई रूट 2 है। अगर एसेंट्रिसिटी 1 बाई रूट 2 है तो आपको दिख रहा होगा एसेंट्रिसिटी 1 बाई रूट 2 होने का क्या मतलब है। एसेंट्रिसिटी 1 बाई रूट 2 होने का मतलब है कि या तो ये एलिप्स होगा या तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर है। अब वो बताने के लिए इन दोनों को जरा ऑब्जर्व करो, अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर गया तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं किया तो ये 110% क्या होगा, पैराबोला एलिप्स होगा। करेक्ट है, मतलब एलिप्स होगा नॉट पैराबोला। तो -2,3 को पे सेटिस्फाई करो, लाइन की इक्वेशन के लिए इक्वल टू 0 लगाया जाता है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। अब अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता तो 110% ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। E1 बाई रूट 2 मतलब कैसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, E1 से बड़ा है यानी h स्क्वायर, E1 से छोटा है यानी h स्क्वायर लेस देन AB है, तो ये इमेजिनरी लाइन के पेयर को रिप्रेजेंट करता है। इमेजिनरी पेयर ऑफ लाइन हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन में आपको दिया होगा, डेफिनेटली दिया होगा, 4 नाम दिए होंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। तो इमेजिनरी पेयर ऑफ लाइन, अगर पेयर ऑफ लाइन दिखा है तो भी आप टिक करेंगे और इमेजिनरी मेंशन होगा तो भी आप टिक करेंगे। ठीक है, कंफर्टेबल। सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं, दिख रहा होगा, फटाफट मैं करूंगा। तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मेरे से साथ साथ करें या मेरे से पहले करें बहुत अच्छा लगेगा मुझे, इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 4y प्लस 2 बाई 5। करेक्ट है, इज इक्वल्स टू रूट 2, बाहर रूट 2 आ गया। तो यहां से मैं क्या दिख गया, जो फोकस होगा वो कितना होगा बेटा, वो होगा 2,1। जो डायरेक्ट्रिक्स मतलब फिक्स लाइन होगी वो ये लाइन होगी, दैट विल बी 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और जो एसेंट्रिसिटी आएगी वो आएगी रूट 2। तो सबसे पहले हमने एसेंट्रिसिटी को घूरा, एसेंट्रिसिटी रूट 2 मतलब या तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर गया तो डेफिनेटली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं किया तो डेफिनेटली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आइए चेक करते हैं, 3 दूनी 6, 4 6 4 2 2 4 नॉन जीरो, यानी कि फोकस नॉट लाइज लिख देता हूं शॉर्ट में। ठीक है, नॉट लाइज। तो अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाइन नहीं कर रहा तो 110% ये क्या नहीं होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला। कंफर्टेबल। तो चलिए, ये मैंने आपको बेसिक कोनी पढ़ा दिया, अब आगे बढ़ते हैं और पैराबोला पढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग देखने जा रहे हैं किसको, पैराबोला के बारे में। पैराबोला क्या होता है, कैसे इंटरप्रेट होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है पैराबोला की डेफिनेशन, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी कहती है कि PS इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ PM। लेकिन पैराबोला के लिए E की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हम बोलेंगे PS किसके बराबर हो, PM के। अब जब PS PM के बराबर होगा, हमने एक फिक्स पॉइंट ले रखा है a,0, ये हम स्टैंडर्ड पैराबोला की डेरिवेशन करने जा रहे हैं, प्योर स्टैंडर्ड पैराबोला। ठीक है, जैसे हमने सर्कल पढ़ा था स्टैंडर्ड, याद होगा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों मैं स्टैंडर्ड पैराबोला की डेरिवेशन करने जा रहा हूँ यहाँ से। तो मैंने एक फिक्स पॉइंट दिया एक्स एक्सिस पे a, 0 और एक फिक्स लाइन दी, लाइन की इक्वेशन है x प्लस a इक्वल्स टू 0। तो हमने एक फिक्स पॉइंट लिया और एक फिक्स लाइन दिया है, वहां से हम एक फिक्स पैराबोला के बारे में बात करने जा रहे हैं, या मैं बोलूं स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में बात करने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार बात। तो PS इक्वल्स टू PM लगाना है अपने को, तो हम PS इक्वल्स टू PM अगर लगाएंगे, s मैंने a, 0 मान रखा है, p को लेटर दे दूं मैं x, y मान लेता हूं, तो थोड़ी देर में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा तो PS इक्वल्स टू PM। तो जब हम PS इक्वल्स टू PM यूज करेंगे तो आएगा क्या आएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दिए खचाखच, और p से n का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हो गया a और ये डिस्टेंस हो गया यानी x प्लस a का होल स्क्वायर, x प्लस a का होल स्क्वायर। सिंपलीफाई कर दो यहां से, तो गेट द वैल्यू y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। कोई कंफर्ट डाउट तो नहीं है? अब जैसे कि आपको दिख रहा है कि मैंने a को क्या ले रखा है, पॉजिटिव x एक्सिस पे ले रखा है, तो हमारे लिए जो a है कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। और यही अगर a नेगेटिव होगा तो पैराबोला उल्टा हो जाएगा, ये भी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो इन सारी कैलकुलेशन में जो इक्वेशन डिराइव होगा क्या, वो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, यहाँ पे a जो होगा वो कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। कंफर्टेबल? ये डेरिवेशन आ गया था पैराबोला का यूजिंग द FDP, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, जिसके लिए E की वैल्यू पैराबोला में 1 होती है, तो E की वैल्यू 1 यूज करिए, FDP यूज किया और सिंप्लीफाई कर दिया। क्लियर? अब ये पैराबोला की मैंने फोटो बना रखी है, दिख रही होगी आपको यहाँ पे। तो जब हम इस पैराबोला को, अब आप सोचोगे सर आपने तो बना दिया, हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? खैर पैराबोला है, बेसिक है, सबको आता होगा। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि इसकी डोमेन अगर हम चेक कराऊंगा तो x पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि मैंने a पॉजिटिव ले रखा है, तो x का पॉजिटिव होना मस्ट है, तभी y बनेगा, अदरवाइज y डिफाइंड नहीं है। ग्राफ से x पॉजिटिव के लिए बनेगा, क्योंकि इसमें y स्क्वायर बैठा हुआ है। अगर y स्क्वायर बैठा होता है तो कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, x एक्सिस के अबाउट। तो जैसा ग्राफ ऊपर बनेगा वैसा ही मैं नीचे बना देता हूँ। वैल्यू रख करके मैं फ्रेम करोगे तो ये पिक्चर कुछ ऐसी आएगी, इसका रिफ्लेक्शन ले लिए, ठीक है। तो ये पैराबोला की सूरत बन गई इस तरीके से। अब बात आती है इसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे कैसे वर्कआउट करते हैं, एक ही पॉइंट को बहुत ध्यान से देखते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीजें ध्यान रखोगे, पैराबोला में बहुत हेल्प मिलती है। कोनिक के अंदर बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को ध्यान रखना, सिर्फ आपको अप्रोच और कंसेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है। तो हमने इसके अंदर कुछ चीजों को वर्कआउट करना स्टार्ट किया, एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें एसपी क्या होता है। एसपी को हम बोलते हैं फोकल डिस्टेंस, ठीक है। फोकस क्या है, एस, करेक्ट है। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एक्स प्लस, वो मैंने यहां मेंशन किया है, एक्स प्लस इज इक्वल टू 0 है इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, एंड फोकस ऑफ द पैराबोला इज a, 0, a, 0, करेक्ट है। तो हमें फोकस पता था, हमें डायरेक्ट्रिक्स पता थी, हमें पैराबोला की फोटो मिल चुकी थी। अब मैंने पैराबोला पे एक वेरिएबल पॉइंट लिया, तो वेरिएबल पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंस होता है PS या SP, कुछ ही बोलो, उसको हम बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। इसकी वैल्यू आती है क्या आती है मैं बताऊंगा आपको। दिस शुड बी इक्वल टू समथिंग, व्हाट दैट समथिंग आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन, थोड़ी देर में बता रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। F1 F2 जिसको हम लोग बोलते हैं फोकल कॉर्ड। कॉर्ड पता है क्या होती है सर्किल की, किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड कहलाती है। तो मैंने पैराबोला के दो पॉइंट लिए, एक F1 लिया है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक F2 लिया है यहाँ पे, और इन दोनों को ज्वाइन कर दिए। किस लाइन से ज्वाइन किया, ग्रीन कलर से। तो जो कॉर्ड पैराबोला की फोकस से पास करती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल कॉर्ड। कॉर्ड पासिंग फ्रॉम द फोकस ऑफ द पैराबोला इज नोन एज द फोकल कॉर्ड। Chord passing through the focus of the conic is known as focal chord of that conic. It is the general concept. कौन सा कंसेप्ट है ये, जनरल कंसेप्ट है, हमेशा होल्ड करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो ये लाइन है जिसके अबाउट आपको पैराबोला सिमेट्रिक दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द पैराबोला। y equals to 0 is the axis of symmetry of the parabola, y square equals to 4x। तो x square equals to 4 भी y की एक्सिस ऑफ सिमेट्री की होगी। कॉमन सी बात है, कौन सी लाइन, y एक्सिस, ठीक है। फिर बात आती है वर्टेक्स क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द फोकस एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो उससे पहले हम जरा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पढ़ लेते हैं। ये देखो, तो जो फोकस, जो डायरेक्ट्रिक्स होती है, और जो एक्सिस होती है, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो कहलाता है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो ये हमारा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया, -a, 0। The midpoint of focus and foot of directrix is known as the vertex. तो vertex क्या हो जाएगा, 0, 0। कैसे इंटरप्रेट किया समझ में आया? The midpoint of the focus and foot of directrix. The midpoint of the focus and foot of directrix is known as the vertex of the parabola. तो vertex क्या आ गया यहाँ पे, 0, 0। फिर एक लाइन होती है इसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। एक पॉइंट में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, फोकल कॉर्ड इंपॉर्टेंट है, फोकल डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। इसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ। एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं सब बता दिया मैंने आपको।
बात होती है डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। एनी लाइन, एनी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एनी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द एनी कोनिक इज नोन एज इट्स डबल ऑर्डिनेट। तो आपकी सीडी क्या कहलाती है? सीडी कहलाती है आपकी डबल ऑर्डिनेट। तो सीडी इज नोन एज द डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लेटेस्ट रेक्टम किसे कहते हैं, ठीक है। इस फोटो में देखो एक ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही होगी आपको, L1 L2, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। इनफैक्ट L1 ऊपर होता है, L2 नीचे होता है, जो मैंने शायद कोऑर्डिनेट वैसे लिखूं, करेक्ट है, ठीक है। तो L1 L2 को हम लोग बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। क्या होती है लेटेस्ट रेक्टम की डिफिनेशन? ऐसे बोल सकते हो एनी डबल ऑर्डिनेट पासिंग फ्रॉम द फोकस, क्या बोल सकते हो एनी फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दोनों पिक्चर होल्ड करती है, करेक्ट है, 90 डिग्री है। एनी फोकल कॉर्ड perpendicular to the axis of symmetry is known as double ordinate, is known as lattice rectum। तो L1 L2 क्या कहलाती है हमारी? lattice rectum। अब बात आती है L1 L2 के एंड पॉइंट कैसे निकाले जाए। तो देखिए फोकस से जाओगे तो इसका एक कोऑर्डिनेट तुम्हें पता चल जाएगा, a को उठा करके इस पैराबोला की इक्वेशन में रख दो, तो 4a स्क्वायर आ गया, y स्क्वायर 4a स्क्वायर के बराबर आ गया, तो y की वैल्यू 2a आ गई और यहाँ पे -2 आ गई। दोनों कोऑर्डिनेट आ गए a, 2n, a, -2a, a, 2n, a, -2a। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमसे पूछता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी, तो यहां से यहां तक की लेंथ चाहिए L1 से L2, तो ये लेंथ पता है 2a, ये लेंथ पता है 2a, तो अल्टीमेटली कितनी आ गई 4a। इसको एक तरीके से और ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं, यहां से ध्यान से सुनना। चलो फोकस से फोटो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस बताओ, 2a, तो जो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस होता है उसका डबल करके e से मल्टीप्लाई कर तो वही लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है। तो LR की लेंथ होती है 2e इंटू डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। यहां लिख देता हूं मैं, LR की लेंथ क्या होती है 2e इंटू डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। थोड़ा शॉर्ट में लिखा, समझ लेना। 2e times distance between focus and directrix is known as the length of lattice rectum। अब आइए e कितना है पैराबोला में 1, e को 1 रखो, 2 distance between focus and directrix 2a, 2a into 2 4a। क्लियर? फिर बात आती है इक्वेशन ऑफ LR। तो इस लाइन की हमें इक्वेशन चाहिए। एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग फ्रॉम a, 0 इज x is equals to a। तो ये कौन सी लाइन होगी? x is equals to a लाइन होगी। फोटो डायरेक्ट्रिक्स की मैंने बात कर ली। बात आती है ये वाली, ये ध्यान रखना, दो पैराबोलास इक्वल कब होते हैं बेटा? अगर हमसे बोलता है दो पैराबोलास हैं, दोनों पैराबोलास इक्वल हैं, तो दो पैराबोलास इक्वल कब होते हैं? जैसे मैं बोलूं आपसे दो सर्किल इक्वल कब होंगे, तो आप बोलोगे सर सर्किल इक्वल मतलब रेडियस सेम हो जाए, सेंटर जरूरी ना हो, दोनों का सही सेम है। वैसे टू पैराबोलास सिमिलर बोल सकते हो या इक्वल बोल सकते हो जब दोनों के लेंथ ऑफ LR सेम हो। क्या फंडा होता समझ लो। अगर मैं ये ऑरेंज वाली रॉड को फिक्स कर दूं और इस पैराबोला को पकड़ के ऐसे नचाऊं, नाच मेरी बुलबुल, तो अगर मैं ऐसे नचा रहा हूं तो ये पैराबोला के शेप में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ क्या बदल नहीं है, इसकी एक्सिस बदल जा रही है, डायरेक्ट्रिक्स बदल जा रही है, वर्टेक्स बदल जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, बट शेप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे पैराबोलास को क्या बोलते हैं? इक्वल पैराबोलास। कब होते हैं? जब उनकी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ चेंज ना हो, वो सेम रहे। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पैराबोला के अंदर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। कौन से कोऑर्डिनेट? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। आपको पता है ये वेरिएबल पे डिपेंडेंसी होती है। क्या होता है कि दो वेरिएबल मानने की जगह कि अगर हम एक वेरिएबल पे क्वेश्चन को वर्कआउट करते हैं तो क्वेश्चन रिलेटिवली थोड़ा सा आसान होता है। सिर्फ ये रीजन है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को जनरेट करने का। जनरल कोनिक के रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझसे बोलता है वो कि एक कर्व दे रखा है, उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताओ। मान लो रैंडम से एक फोटो ले लेते हैं, ठीक है। मान लो रैंडम सी फोटो क्या ली है अपन ने, तो रैंडम सी फोटो अपन ने ये ले ली कि मेरे पास लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। फटाफट तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बोलोगे x cos, x की जगह पे cos थीटा रख दो, y की जगह पे sin थीटा रख दो। बिल्कुल शानदार बात। अब अगर मैं यहीं पे आपसे बोल रहा हूं कि मेरे पास बैठा हुआ y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो अगर मैं x को t रखता, लेट अस अज्यूम t रखता, तो y स्क्वायर 4a t आता, y 2a रूट t में जनरेट होता। इसलिए मैंने x को सुंदर बनाने के लिए y को x की जगह पे at स्क्वायर रख दिया। तो जैसे मैंने x की जगह पे at स्क्वायर रखा, ये बन गया 4
ए स्क्वायर टी स्क्वायर, जब उसका स्क्वायर रूट लोगे तो y की वैल्यू एक तो आएगी 280 आएगी माइनस 280, तो मैं एक पॉइंट गेस करके बात कर लेता हूँ कैसे आती है वो ये समझ सकते हो। किसी भी एक एक्स पे में दो y की वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। हम एक के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके जो कोऑर्डिनेट आते हैं वो क्या आते हैं 8t स्क्वायर 280। यू शुड हैव टू बी रिमेंबर द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला इज 80 स्क्वायर 280। डन, ओके। तो जब हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकाल लिया तो हमें f तो पता ही था, हमने p के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी निकाल दिए 80 स्क्वायर 280 से, तो p पता है f पता है, तो क्या हम sp के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। निकाल लेना, वो आता है 8 टाइम्स ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट मस्ट रिमेंबर द फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी से a पे डिपेंडेंसी होती है, लेंथ की बात करें तो मॉड लगा देना क्योंकि a पे डिपेंडेंसी करेगा। तो जो ये फोकल डिस्टेंस होता है ये कितना होता है 8 टाइम्स ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने कुछ चीजें आपको पैराबोला के रिस्पेक्ट में बताई हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स बताए, इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आगे चल के अभी दिखेंगे जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको ये सारे पॉइंट उसमें ऑब्जर्व होंगे और आपको दिखेगा कि सर ने ये पॉइंट्स क्यों लिखवाए थे, क्या क्या काम आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो छोटी सी चीजें हैं, इनको ध्यान देना। मैं आपको फॉर्म्स ऑफ द पैराबोलास की बात करते जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं अपने, बेसिकली चार ही होते हैं। एक होता है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, एक होता है y स्क्वायर इक्वल्स टू -4x फॉर a पॉजिटिव, एक होता है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4by, एक होता है x स्क्वायर इक्वल्स टू -4by फॉर b नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं पैराबोला ओपनिंग लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप साइड, डाउन साइड, सब पता है आपको, टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं आपको बहुत ज्यादा इसमें। तो ये मैंने चारों की फोटो बनाई है। अब चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा बातें कर लेते हैं, शॉर्ट में बातें कर लेते हैं, बाकी तो डिटेल अपन क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन ऑफ एलआर। तो आपको पता है इसकी इक्वेशन ऑफ एलआर होती है x इक्वल्स टू a, इसकी हो जाएगी x इक्वल्स टू माइनस a, इसकी हो जाएगी y इक्वल्स टू b और इसकी हो जाएगी y इक्वल्स टू माइनस b। फोकस से पास प्लेन लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, पैरेलल टू द x एक्सिस, पैरेलल टू द x एक्सिस, ठीक है। एंड्स ऑफ एलआर की बात करते हैं, इसके एंड्स ऑफ एलआर निकालने होंगे अपने को। लेंथ ऑफ एलआर की पहले बात करें तो ये भी 4 देगा, ये भी 4 देगा, ये 4 भी देगा और ये भी 4 भी देगा क्योंकि लेंथ की बात कर रहा है। एंड्स ऑफ एलआर जैसे इसके निकाले थे अपन ने, तो आया था a प्लस माइनस 2a, इसके आ जाएंगे माइनस a प्लस माइनस 2a, इसके आ जाएंगे प्लस माइनस 2b b, और इसके आ जाएंगे प्लस माइनस 2b माइनस b। इस तरीके से जब मैं ऐसे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की बात करता हूं तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं किसी पॉइंट के 80 स्क्वायर 280, इसके होते हैं 80 स्क्वायर 280। एक ऐसा है पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, क्लियर है, करस्पॉन्डिंगली। इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 2bt bt स्क्वायर, पुट करके देखिए ना, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2bt माइनस bt स्क्वायर। जब x की जगह पे आप देख, x की जगह पे सॉरी y की जगह पे आप माइनस bt स्क्वायर रखोगे तो 4b स्क्वायर t स्क्वायर आ जाएगा, वहां से 2bt आ जाएगा। ये मैंने एक कोऑर्डिनेट दिया जो ऊपर की साइड को या राइट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से इन चार पैराबोलास के जो बेसिक पॉइंट्स थे वो अपन ने देख लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फिर अब अपन आगे बढ़ते हैं और जितनी थ्योरी भी अपन ने कवर की, जिसको मैं बोलता हूँ बेसिक डेफिनेशन बेस्ड थ्योरी ऑफ द पैराबोला, उस पे जो जो इलस्ट्रेशन हो सकते थे वो मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं आपको जेईई मेंस के भी कराऊंगा और कुछ इसके अलावा भी। आइए ये करके देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एवरीथिंग ऑफ द पैराबोला दिस थिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरीथिंग? मतलब यू शुड हैव टू बी कैलकुलेट इट्स अ फोकस, it's a directrix, it's a vertex, it's a lattice rectum, it's a length of lattice rectum, it's the ends of lattice rectum, it's the foot of directrix. Everything whatever you want to calculate you can calculate for this parabola, ठीक है। तो आइए इसका स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो अगर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया, लेट अस थिंक क्वेश्चन नंबर 2 डाल देता हूं मैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन अपन ने एक वर्कआउट किया था, इसको 3 डाल देता हूं, इसको 4 डाल देता हूं और इसको 5 डाल देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सेकंड का सॉल्यूशन एक्चुअली में नंबरिंग नहीं होती है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, आपको भी मुझे भी होता है, इसलिए अपन वर्कआउट कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको काफी चीजें बताऊंगा और होपफुली पैराबोला के अंदर जितनी पॉसिबिलिटी होंगी वो सारी यहाँ पे खत्म करने की कोशिश करूंगा कि जितनी चीजें सीख सकते हैं पैराबोला को निकालते वक्त क्या क्या पूछ सकता है वो सब। तो सबसे पहले पैराबोला की इक्वेशन को सुंदर बनाने के लिए हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर की तरह ऑब्जर्व किया। तो अपने क्या किया, 4y स्क्वायर बेटा माइनस का 20y एक तरफ ले लिया, बाकी सबको एक तरफ लेके चला गया, -12x और माइनस का 67
तो 4 निकल के आएगा और यहां बचेगा 5। एक सेकंड में क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, असल में क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर सुंदर नहीं बनना है, इसे मुझे चेक करना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर सुंदर बनना चाहिए था। थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्यार देने के लिए। हजारों स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो लेक्चर्स जो आपको दिख रहा है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और आप भी अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करें और अपना जो भी इनरोलमेंट है उसको सुनिश्चित करें। साथ ही जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है वो हमारे प्रीमियम कोर्स को इनरोल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के। ठीक है, तो ये बनेगा अपने पास। ठीक है, अब इसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें मान लीजिए 4 को बाहर निकाला तो पैराबोला बनेगा 4 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 25/4 मैंने यहाँ पे भी कर दिया इस तरीके से ऐड। तो बेसिकली मैंने 25 ऐड किया, ध्यान रखना, और इस साइड में मैंने 25 ऐड कर दिया। तो बेसिकली बन गया माइनस का 12 टाइम्स ऑफ x और प्लस आ जाएगा 25 जाएगा तो 2 बचेगा 42 आएगा शायद। 60 में से 2 40 और 7 में से 5 42, 42/12 तो 21/6 2 7/2। तो ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहां से जो पैराबोला की सूरत आई कुछ ऐसी आ गई, वो y माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 3x प्लस 7/2। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या है, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है वर्टेक्स निकालने के लिए अगर मैं इस पैराबोला को कंपेयर करने जा रहा हूं, सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए बेटा हम इस पैराबोला की गिवन इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। तो हम इस पैराबोला की गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कैपिटल y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स ऑफ कैपिटल x। तो येलो कलर वाले पैराबोला को ध्यान से देखिए और व्हाइट वाले से कंपेयर करेंगे। तो जब हम सबसे पहले बात करने जाएंगे वर्टेक्स की, तो अगर मैंने वर्टेक्स की बात करी तो व्हाइट वाले येलो वाले पैराबोला का वर्टेक्स होता है 0,0, यानी कैपिटल X भी 0 होगा, कैपिटल Y भी 0 होगा, कैपिटल X भी 0 होगा, कैपिटल Y भी 0 होगा। तो वर्टेक्स के ऑर्डर आ जाएंगे -7/2, 5/2। क्या किया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन दोनों को कंपेयर करना है। इस पैराबोला का वर्टेक्स आप दिमाग में रखो और इससे कंपेयर करते जाओ। तो x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0, तो स्मॉल x -7/2, कैपिटल Y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 5/2। ठीक है, जो a दे रखा है इसका अगर आप यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3/4। ठीक, अगला पॉइंट आता है हमारा फोकस। तो अगर मुझसे पूछा गया इसका फोकस बताइए, तो अगर मैं इस पैराबोला का फोकस पूछता तो आंसर आता a, 0, मतलब x कोऑर्डिनेट a के बराबर होता, y कोऑर्डिनेट 0 के बराबर होता, यानी x कोऑर्डिनेट हो गया x + 7/2, तो x + 7/2 इक्वल्स टू a मतलब माइनस का 3/4, y कोऑर्डिनेट मतलब y माइनस का 5/2 इक्वल्स टू 0। यानी यहां से जो हमारे फोकस के कोऑर्डिनेट निकल के आ गए s, वो निकल के आ जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो -7/2 -3/4 14 17/4, तो माइनस का 17/4 कॉमा का 5/2। तो ये हमारा फोकस निकल आया, ये हमारा वर्टेक्स निकल आया। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, फोटो बनाने की भी जरूरत नहीं, सीधे कंपैरिजन चल रहा है। तीसरा पॉइंट आता है डायरेक्ट्रिक्स बताने के लिए। तो अगर हम डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो इस वाले पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है कैपिटल X प्लस a इक्वल्स टू 0। कैपिटल X की जगह बैठेगा x + 7/2, तो x + 7/2 प्लस a मतलब माइनस का 3/4 इक्वल्स टू 0। तो यहां से जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकल के आएगी बेटा, दैट विल बी कम आउट टू बी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन शुड बी इक्वल्स टू x प्लस 14 में से 3 गए 11/4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करता हूं, अब अपन ने वर्टेक्स निकाल लिया, फोकस निकाल लिया, डायरेक्ट्रिक्स निकाल लिया, तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि इसकी क्या निकालिए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी। तो लेंथ ऑफ LR की बात कर लेता हूं मैं। तो लेंथ ऑफ LR का मतलब होता है 4a, इस पैराबोला के लिए 4a मतलब ये क्वांटिटी, लेंथ की बात करें तो मॉड लगा देंगे, 4a मतलब -3 आ गया, तो नहीं अल्टीमेटली कितना निकल के आ जाएगा 3। तो लेंथ ऑफ LR कितना आ जाएगा इसका 3 के बराबर। फिर वो आपसे पूछेगा एंड्स ऑफ LR बता दो, क्या पूछेगा, एंड्स ऑफ LR बता दो। तो जब मैं एंड्स ऑफ LR कैलकुलेट करूंगा बेटा, एंड्स ऑफ LR
एंड्स की बात करने जा रहे हैं, एंड्स ऑफ एलआर। तो एक तो L1 आएगा, एक L2 आएगा। L1 का मतलब जो x कोऑर्डिनेट होगा कैपिटल X पीला वाला वो a के बराबर और y 2a के बराबर। तो x प्लस 7/2 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू -3/4 और y माइनस का 5/2 शुड बी इक्वल्स टू 2a के बराबर, मतलब माइनस का 3/2 के बराबर। यहां से हम x y को निकाल लेंगे, जो x आएगा जो y आएगा वही हमारा LR के एंड पॉइंट्स होंगे। इसके L1 के ऐसे ये L2 भी निकालेंगे सिमिलरली, ठीक है। तो इस तरीके से हम पैराबोला को परफेक्ट स्क्वायर बना करके जो अपन ने 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास पढ़े हैं उन पैराबोलास को से कंपेयर करके कोई भी कैलकुलेशन वर्कआउट इजीली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखते जाएंगे। जब तक मैं इसको रब कर रहा हूं, जैसा मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, जब तक मैं इसको रब करता हूं तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली ट्राई करें, फटाफट ट्राई करें, जिससे टाइम बचे आपका, प्रैक्टिस भी होती जाए। जैसा कि आपको पता है कि आपकी मेंस की डेट बढ़ गई है, तो आपका रिवीजन प्रैक्टिस और अच्छे से टाइम मिल गया आपको, तो खूब अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में वो क्या कहना चाहता है आपसे, क्या इंटरप्रेट कराना चाहता है। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अ डबल ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। देखिए पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का लॉजिक क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट का ये वो समझते हैं। तो उसने एक पैराबोला दे रखा, मैंने मान लिया कि ये पॉजिटिव था, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x ऐसे कुछ आएगा। इसकी एक डबल ऑर्डिनेट यहां ले ली क्योंकि फोकस मैंने यहां पे मान रखा है, ठीक है। इसको ट्राइसेक्ट करना है, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो ये आया और ये आया। तो लेट अस अज्यूम इस डबल ऑर्डिनेट को मैंने a और b लिख दिया, ठीक है। और ये एक पॉइंट कोई r था जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है 1 के रेशियो में, ठीक है। तो हमें इसका लोकस चाहिए। बेटा अगर पेपर में ऑप्शन दिया होता ना नाम खाली लोकस का, जैसा मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, लोकस मींस नेम भी पॉसिबल है। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि जो लोकस हो वो सिर्फ इक्वेशन डिराइव करके ही आए। कई बार ऐसा होता है वो सीधे नाम दे देता है कि लोकस का नाम बताइए, एलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, क्या है। तो अगर इस बारे में वो आपसे बात करता है तो थोड़ा ज्योमेट्रिकली चीजों को देखा करो, जैसा मैं आपको कंटिन्यूअसली बता रहा हूँ। तो आइए इसको अगर हम ज्योमेट्रिकली देखते हैं तो ध्यान से देखिएगा, जब ये डबल ऑर्डिनेट यहाँ थी तो ये 2 पॉइंट ये रहेंगे, जब ये डबल ऑर्डिनेट पास आएगी तो ये 2 पॉइंट भी पास आएंगे, रेशियो सेम चलता जाएगा। तो देखो पिक्चर कुछ ऐसी दिख रही होगी, तो आपको दिखेगा कि इसका भी जो शेप बनेगा वो क्या बनेगा, एक पैराबोला बनेगा। तो अगर ऑप्शन में दे रखा है उसने पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो आप चुपचाप पैराबोला टिक कर देंगे बिना दुच्ची चाचू कुछ भी करे। क्यों पैराबोला टिक कर देंगे, क्योंकि लोकस दिख रहा है कि मुझे क्या आएगा, पैराबोला आएगा। क्लियर। चलिए अब डेरिवेशन की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने बताया था आपको कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, मैंने सर्कल के टाइम से, स्ट्रेट लाइन के टाइम से आपको बताता आ रहा हूं कि जब भी हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो वो एडवांटेज देती है कैलकुलेशन में। आइए उसका वन ऑफ द एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो मुझे राहू h, k दिया हुआ, तो मैंने a की कोऑर्डिनेट एक मान लिए, डबल ऑर्डिनेट है तो a की कोऑर्डिनेट अगर मैंने माने at स्क्वायर 2at, तो b के कोऑर्डिनेट अपने आप आ जाएंगे at स्क्वायर माइनस का 2at, ठीक है। at स्क्वायर माइनस का 2at। यहाँ से h और k को इंटरप्रेट कर लो। अब ये पॉइंट कहां से आए, क्योंकि पैराबोला दे रखा तो उसने y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो अगर आपको इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट याद है y स्क्वायर इक्वल टू 4x के, तो वो होते हैं at स्क्वायर 2at, तो b कोऑर्डिनेट करस्पॉन्डिंग आ जाएगा at स्क्वायर माइनस का 2at। कंफर्टेबल। आइए अब इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए। याद होगा मैंने स्ट्रेट लाइन के टाइम पे भी कैसे सेक्शन फॉर्मूला पे क्वेश्चन कराया था। तो r के कोऑर्डिनेट, r पॉइंट ab को इंटरनली 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये इसको इंटरप्रेट करते हैं, तो जो h आ जाएगा वो आ जाएगा 2 into at स्क्वायर प्लस 1 into at स्क्वायर बाई 3, और जो k आ जाएगा वो आ जाएगा 2 into 2at माइनस प्लस 1 into माइनस का 2at बाई 3, ठीक है। तो यहां से अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो 2at प्लस स्क्वायर प्लस at स्क्वायर, मतलब यहां से बेसिकली h इज इक्वल्स टू आ गया at स्क्वायर, और यहां से अगर आप इंटरप्रेट करेंगे तो k इज इक्वल्स टू बेसिकली आ गया 2at बाई 3,
तो रूट ऑफ 4 माइनस 2 280/3। इन दोनों इक्वेशन से अगर मैं t को एलिमिनेट कर दूं, इन दोनों इक्वेशन से अगर मैं t को एलिमिनेट कर दूं तो आपके पास आ जाएगा h इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ, नीचे से t की वैल्यू उठा करके ऊपर रख दो, तो 3k/2a का होल स्क्वायर। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओपन कर दो तो 9 और जनरलाइज कर देना, 9y² इज इक्वल टू 4a इंटू x। तो बेसिकली y² इक्वल टू कितना आ गया 4a/9x। हाँ भाई, तो जो ये आपको इक्वेशन निकल के आई है किसकी, लोकस ऑफ hk की, वो आया है y² इक्वल टू 4a/9x। अब 4a/9x क्या दिख रहा है आपको कि ये पैराबोला का वर्टेक्स वही होगा जो पहले वाले पैराबोला का वर्टेक्स था, करेक्ट है। बस क्या फर्क आया, इसकी लेंथ ऑफ एलआर कितनी थी, इस पैराबोला की लेंथ ऑफ एलआर कितनी थी 4a। शानदार बात, मेरे साथ बोलते रहा करिए आप लोग, इस पैराबोला की लेंथ ऑफ एलआर कितनी होगी 4a/9। यानी इतना इंडिकेट हो गया कि ये जो पैराबोला होगा ये इससे साइड में थोड़ा सा दबा होगा, जो मैंने आपको उसमें बताया भी था। I'll show you a picture and you have to interpret it through that। ठीक है, तो अगर मैं r और इस r को मानता तो ये जो लोकस बन गया तो कुछ ऐसा बन गया था जो मैंने पहले भी आपको बताया था। जो लोकस आएगा वो क्या आएगा, समथिंग लाइक दिस टाइप ऑफ पैराबोला। मेरे प्यारे बच्चों, इस पॉइंट को ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत कम टाइम बचा होता है पेपर में और हम क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाते हैं। तो ध्यान रखना कि लास्ट के 5 मिनट में अगर आपके पास 3 क्वेश्चन बचे और कोई इस टाइप से क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है जिसमें सिर्फ नाम दिया गया कोनिक का, इंस्टेड ऑफ आप उसको कैलकुलेट करके इंटरप्रेट करें, बेटर है क्या क्या करें, आप फोटो से इंटरप्रेट करें। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है फाइंड अ पैराबोला इफ टेंजेंट एट वर्टेक्स इज दिस थिंग एंड फोकस इज दिस थिंग। तो उसने बोला पैराबोला निकालो, ठीक है, मैं रैंडम फोटो खींच रहा हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि पैराबोला की फोटो ऐसी हो, मैं कैसे पैराबोला खींच देता हूँ, ठीक है। तो उसने बोला एक पैराबोला निकालो, एक पैराबोला निकालना है जिसकी वर्टेक्स पे टेंजेंट पता है हमें और उसका फोकस पता है, ठीक है। तो देखिए हम पैराबोला को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये एक अपने आप में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कंसेप्ट वाइज, ठीक है। तो उसने फोकस तो आपको दे रखा है एस, कितना है 1,2, ठीक। उसने आपको टेंजेंट दे रखी है, आपको पता है कि जो भी इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स होगी मेरे प्यारे बच्चों, जो भी इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स होगी वो हमेशा इसकी क्या होगी, पैरेलल होगी, और जितने डिस्टेंस पे फोकस होगा उतने डिस्टेंस पे डायरेक्ट्रिक्स होगी। कंफर्टेबल? तो आइए सबसे पहले हम डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालते हैं। अच्छा, अब उसके बाद निकालेंगे क्या, इसकी पहले तो इसका फ्रेमिंग कैसे करी मैंने वो समझ लीजिएगा कि अगर मैं आपको ये डायरेक्ट्रिक्स दे दूं और मैं आपको फोकस दे दूं तो क्या आप PS = PM लगा करके पैराबोला की इक्वेशन निकाल सकते हैं h, k मान करके। यानी पूरी पिक्चर में अननोन कौन है, सिर्फ ये डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स कैसे आएगी तो आइए उसको देखिए। तो जो डायरेक्ट्रिक्स होगी बस वर्टेक्स के पैरेलल होगी। वर्टेक्स की इक्वेशन जो 3x - 4y + 5 = 0। S से V तक का डिस्टेंस जो होगा, शॉर्ट में मैं S लिख देता हूँ, वो होगा 1,2 से इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो वो आ जाएगा बेटा मॉडुलस ऑफ 3 - 8 + 5। कुछ गड़बड़ किया मैंने, 1 इक्वेशन चेक करनी पड़ेगी, मुझे लग रहा है इक्वेशन गड़बड़ है कुछ। कई बच्चे हमें कंटिन्यूअसली मैसेज करते हैं सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर उस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो उसके लिए मेरा आप सबसे ये सजेशन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहे। रीजन इसका क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जिस टॉपिक की आप डिमांड कर रहे हो उसकी वीडियो तो ऑलरेडी हमने बना रखे हैं और यूट्यूब चैनल पे हमारे पड़े हुए हैं, तो वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन को हिट करें। सॉरी, ये =5 था, ठीक है। This one is your =5, तो ये =5 आ जाएगी, यानी -5 = 0 हो जाएगा, मतलब -5 = 0 हो जाएगा अपॉन नीचे आ जाएगा 5, ठीक है। तो जो SV का डिस्टेंस आ जाएगा, S से V तक का डिस्टेंस हो जाएगा 8 5 13 में से 3 गया 10, यानी 2 आ गया, तो SV = 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया।
अब जब SV 2 के बराबर आ गया तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट्रिक्स को लिया है, तो जो डायरेक्ट्रिक्स होगी बेटा वो इसके पैरेलल होगी। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताओ जो एक लाइन के पैरेलल हो, ऑलरेडी पढ़ रखा है हमने। तो लाइन पैरेलल टू अनदर लाइन शुड बी कम आउट टू बी 3x - 4y इक्वल्स टू लैम्डा। अब लैम्डा कैसा आएगा, तो फॉर लैम्डा क्या करेंगे, लैम्डा निकालेंगे। आपको पता है कि उसके सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, अगर इसके कहां से इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, SV के बराबर, क्योंकि जितना SV होगा उतना ही VN होगा, ठीक है, सेम एज VN N मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज सेम एज VN। तो लैम्डा निकालने के लिए हम दोनों पैरेलल के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आ जाएगा लैम्डा प्लस 5 अपॉन 5 का मॉड शुड बी इक्वल्स टू 2। यहां से लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, या फिर लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 10 आ जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 आएगा, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 15 आएगा। अब बात आती है कौन सा लैम्डा एक्सेप्ट किया जाए। तो अगर ये 5 होगा तो आप 1 2 बस रख करके चेक कर लो, 1 2 इस पे रखोगे तो 1 4 दूनी 8, 8 में से 3 के 5 आएगा, माइनस का 5, तो सॉरी लैम्डा -5 आएगा यहाँ, तो लैम्डा इक्वल्स टू 15 आएगा, या फिर लैम्डा इक्वल्स टू -5 आएगा। तो लैम्डा -5 वाला केस अगर आपने लिया, लैम्डा -5 वाला अगर आपने केस लिया, तो देखो वो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, यानी ये वाला केस तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये पॉइंट अगर आपने लैम्डा की ये वाली वैल्यू यहाँ रखी, तो जो लाइन की इक्वेशन आई उसका नाम आया 3x - 4y इक्वल्स टू -5। देखो वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, तो अगर इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि इस लाइन के पैरेलल दो लाइनें होंगी सेम डिस्टेंस पे, एक S से पास करेगी और एक डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो जब लैम्डा -5 रखोगे तो वो लाइन S से पास करने लग जाएगी, तो वो तो वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा। तो केस कौन सा चाहिए होगा, जो लैम्डा इक्वल्स टू 15 को सेटिस्फाई करेगा। यानी यहां से हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कितनी है, दैट विल कम आउट टू बी 3x - 4y इक्वल्स टू 15। अब भाई हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स ऑलरेडी पता चल चुका था, हमें फोकस दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, फोकस पता है, तो हम सीधे सीधे लाइन की इक्वेशन इंटरप्रेट, पैराबोला की इक्वेशन इंटरप्रेट कर सकते हैं। कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं आगे समझिए। तो भाई P से S का डिस्टेंस, तो P से N का डिस्टेंस बराबर होगा अकॉर्डिंग टू द FDP, अकॉर्डिंग टू फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी कि SP इज इक्वल्स टू PM। अब SP और PM अगर बराबर है बेटा, तो P पॉइंट को तो मैंने H के माना था, S पॉइंट था 1, 2 और M डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारी आ चुकी है, तो डिस्टेंस बन जाएगा H - 1 का होल स्क्वायर प्लस K - 2 का होल स्क्वायर का रूट should be equals to, अब इस पॉइंट से इस लाइन पे यानी इस लाइन पे परपेंडिकुलर, तो वो आ जाएगा 3h - 4k - 15/5 का मॉड। स्क्वायरिंग करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो इक्वेशन आएगी वो पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो दिस इज द फुल लेंथ प्रॉब्लम, अ कंसेप्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन। पढ़ना क्लियर हो गया। कई बार ऐसा होता है कि हम पैराबोला स्टैंडर्ड के चक्कर में फंसे रह जाते हैं, तो ये बेसिक कंसेप्ट का यूज करके आपसे डायरेक्ट्रिक्स निकलवाया है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की प्रॉपर्टी लगा करके पैराबोला की इक्वेशन राइट कराई है। कंफर्टेबल, अच्छे से देख लीजिए, डन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक मैं रब करता हूं, ट्राई जरूर करते रहा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ये जी मेंस का क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। आपने अगर कर भी लिया हो, कई बच्चों ने जिन्होंने कर लिया अपनी पीठ का थपा ले, शाबाशी दे खुद को। एक्सिस ऑफ द पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस है, एंड इफ इट्स वर्टेक्स एंड फोकस आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 and 4 फ्रॉम ओरिजिन ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है वो समझिए। तो उसने बोला है कि जो पैराबोला की एक्सिस है अलोंग द एक्स एक्सिस है, और जो वर्टेक्स है वो 2 यूनिट पे, और जो फोकस है वो 4 यूनिट पे डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, मतलब ये 2,0, ये 4,0। तो अब सी बात है कि जो पैराबोला की सूरत आएगी वो कुछ यूं आएगी, और इस पैराबोला की यही जो लाइन होगी डायरेक्ट्रिक्स पे काम करेगी, करेक्ट है। तो बस पैराबोला शिफ्ट हुआ है, एक ही वैल्यू फोकस से
वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस होता है वो a के बराबर होता है, तो पैराबोला का a कितना आ गया 2 के बराबर, ठीक है। वर्टेक्स शिफ्ट हो गया, शेप सेम रहेगा, तो पैराबोला की इक्वेशन होगी y माइनस y1 का होल स्क्वायर। शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला वाला कंसेप्ट मैंने बताया, चलिए देख लीजिए। अगर ये पैराबोला यहाँ था उसको हमने ऐसे शिफ्ट करके यहाँ पे पहुंचा दिया, ठीक है, ये, और इसका वर्टेक्स ले लिया हम लोगों ने अल्फा कॉमा बीटा, तो इस पैराबोला की जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा। मस्ट रिमेंबर क्या हुआ है वो समझना कि हमारे पास जो ये पैराबोला था y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इसका ओरिजिन पे वर्टेक्स था, अब इसका वर्टेक्स यहाँ पे आ गया, बाकी सब सेम है, तो यानी कि लेंथ ऑफ डाटा सेक्टर में कोई चेंज नहीं है। फोकस से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस a के बराबर होता है, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a, a मतलब 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा, इनटू x माइनस 2, यानी जो पैराबोला की इक्वेशन आ गई दैट विल बिकम आउट टू बी y स्क्वायर इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ x माइनस 2। कंफर्टेबल? तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो पॉइंट ये है कि इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग T1 T2, मतलब अगर दो पॉइंट दे रखे हमें, पैराबोला दे रखा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, उस पे दो पॉइंट दिए हुए a, जिसको मैंने T1 से रिप्रेजेंट किया। T1 से रिप्रेजेंट करने का मतलब मैं a को क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैं a को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो a को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ a T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1, ठीक है। ऐसे b को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो b को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ a T2 स्क्वायर कॉमा 2a T2, ठीक है। थोड़ी देर पहले अपन ने वर्कआउट किया था पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला, उसी के बारे में बात करें। तो अगर अपने पास एक कॉर्ड दे रखी है पैराबोला पे जो दो पॉइंट को ज्वाइन करेगी, एक पॉइंट है T1, दूसरा पॉइंट है T2, तो T1 T2 को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड होगी उसकी क्या इक्वेशन होगी, कैसे इंटरप्रेट होता है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे आप दोनों के लेंथ, सॉरी इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे, स्लोप कैलकुलेट करने के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर देंगे, तो 2 अपॉन T1 प्लस T2 आ जाएगा, विच इज द स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड जॉइनिंग T1 T2। और फिर मुझे T1 T2 AB लाइन की इक्वेशन की बात करनी है, तो लाइन AB की अगर हम इक्वेशन की बात करेंगे तो a T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1 और a T2 स्क्वायर कॉमा 2a T2 में 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, तो ये डेरिवेशन आ जाता है 2x माइनस y T1 प्लस T2 प्लस 2a T1 T2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपको याद होनी चाहिए। याद होगा हमने सर्किल में पढ़ा था द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग P अल्फा एंड Q बीटा x cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस y sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू a cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2। उसी कंसेप्ट में बेटा ये भी इक्वेशन होती है, उसी तरीके से होती है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सर्किल में अल्फा के टर्म्स पे चलते हैं, यहाँ पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट T1 के टर्म T2 के टर्म्स पे चलते हैं। तो जो इक्वेशन होती है उसका फॉर्मूला होता है 2x माइनस y T1 प्लस T2 प्लस 2a T1 T2 इज इक्वल्स टू 0। कंफर्टेबल? चलिए अब कुछ पॉइंट समझ रहे हैं कि अगर ये कॉर्ड हो, ये कॉर्ड की सिचुएशन हो, कॉर्ड किसी पॉइंट से पास करे, कॉर्ड अगर किसी पर्टिकुलर फोकस से पास करे, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, इन सारे पॉइंट से बात करना स्टार्ट करें, ठीक है। मान लो मैंने बी पॉइंट को उठा करके 0 0 कर दिया, क्या कर दिया, बी पॉइंट को उठा करके 0 0 कर दिया। अगर हमने बी पॉइंट को उठा करके 0 0 कर दिया तो हमारी जो कॉर्ड बन गई OA, तो इस कॉर्ड का स्लोप कितना होता है, T2 0 हो गया। बेसिकली ये जैसे यहाँ पे पहुंचा वैसे ही कोऑर्डिनेट 0/0 आ गया, मतलब T2 की वैल्यू 0 हो गई। T2 0 होने का मतलब है 2/T1, तो कॉर्ड जॉइनिंग OA, मतलब ओरिजिन से अगर कोई कॉर्ड पैराबोला पे पास करेगी तो उसका स्लोप क्या होगा, 2/T1। फिर आप ठीक है, अगर ये कॉर्ड AB पास कर रही है फोकस से, इसकी फोटो मैंने आप ध्यान देंगे मैंने यहाँ पे बना रखी है, AB पास फ्रॉम द फोकस। तो अगर AB फोकस से पास करेगी तो a, 0 पॉइंट ऐसा होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा। तो a, 0 को उठाइए, इसमें रख दीजिए, तो 2a 0 2a T1 T2 2 कटा, करेक्ट है, सॉरी a कटा, तो T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू -1, तो सॉरी T1 T2 इज इक्वल्स टू -1। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इफ अ कॉर्ड पासिंग फ्रॉम द, इन अ केस ऑफ पैराबोला, इफ अ कॉर्ड joining T1 T2 passes through the focus, तो T1 T2 is equals to -1 वाला कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर वही जाती है कि मैं एक फिक्स पॉइंट है D, 0 जो कि मैंने एक्सेस पे ले रखा है, उससे एक कॉर्ड AB पास करिए, CD पास करिए, EF भी पास करा दो, GH पास करा दो, कुछ ही पास करा दो। तो जैसे आप D, 0 यहाँ पे रखोगे, AB इक्वेशन AB की है, तो D, 0 जैसे रखोगे तो D और 0, तो यहाँ से आ जाएगा T1 T2 इज इक्वल टू माइनस का D/A, ऐसे सेम T3 T4 हो जाएगा, ऐसे सेम T5 T6 हो जाएगा। तो
T1 T2 इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, और डी की जगह पे अगर मैं ए रख दूंगा तो -1 बन जाएगा, जो कि उन्होंने पीछे वर्कआउट कर रखा है। ठीक है, अब यहां से मैं एक चीज और इंडिकेट करते हैं, याद होगा मैंने फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ा था बच्चों, तो उसमें एक चीज पढ़ी थी कि फिर लाइन अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट लाइन पास करती है और फिर हमें अगर कन्वर्स प्रूफ करना होता है, जिसको मैंने टाइप 2 बोला था कि अगर किसी लाइन को हम L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो लाइन 110% एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी, और वो फिक्स पॉइंट कहां से आएगा? वो फिक्स पॉइंट आएगा L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। द सेम लॉजिक आई एम यूजिंग इन दिस वन। ठीक है, अगर हम किसी पैराबोला के अंदर किसी कॉर्ड को जो T1 T2 को ज्वाइन करती है, उसका फॉर्मेट -d बाई ए रिप्रेजेंट कर पाते हैं, इफ T1 T2 इक्वल टू -d बाई ए का फॉर्मेट ले आए, तो हम बोल देंगे दिस कॉर्ड AB always passes through a fixed point, that point is D, 0। कौन सा पॉइंट होगा वो? D, 0। always passes through a fixed point and that fixed point is D, 0। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली कि फिर T1 T2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की क्या क्या सिचुएशन पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करने हैं लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड। फोकस से पास करने वाली अगर कोई कॉर्ड होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल कॉर्ड। तो उसने बोला है कि लेंथ बताइए फोकल कॉर्ड की, मतलब इस T1 T2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की लेंथ क्या होगी। T1 की कोऑर्डिनेट पता है AT1, 2AT1, B के कोऑर्डिनेट पता है AT2 स्क्वायर, 2AT2, AT1 स्क्वायर, 2AT1, AT2 स्क्वायर, 2AT2। क्या आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं? बिल्कुल शानदार तरीके से लगा सकते हैं। T1 T2 कितना हर जगह चलेगा? -1, क्योंकि पास कहां से कर रहा है? फोकस से। तो ये दो रिलेशन का यूज करिएगा, तो जब आप मैनिपुलेट करेंगे तो लेंथ ऑफ AB आ जाएगा A T1 प्लस 1/T1 का होल स्क्वायर, A T1 प्लस 1/T1 का होल स्क्वायर। क्लियर? डेरिवेशन नहीं कर रखा है मैंने, फॉर्मूला है, रिजल्ट है, याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये जो फोकस से पास करने वाले कॉर्ड्स है, इनफाइनाइट होंगी, खूब सारी होंगी, इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, सबसे छोटी कौन सी होगी? तो जो सबसे छोटी होगी तब होगी जब T1 प्लस 1/T1 सबसे छोटा हो जाए। T1 प्लस T1 बाई T1 अगर T1 पॉजिटिव है, करेक्ट है, अगर T1 पॉजिटिव है तो T1 प्लस 1/T1 हमेशा हमेशा क्या होगा? 2 से बड़ा या -2 से छोटा, करेक्ट है। स्क्वायरिंग करोगे तो 2 से 4 से बड़ा, यानी 4a से बड़ी क्वांटिटी है, इसकी मिनिमम वैल्यू 4a के बराबर होगी। 4a बराबर मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, मतलब इन सारी कॉर्ड में जो भी कॉर्ड लेटस रेक्टम का काम कर रही है, फोकल कॉर्ड सॉरी, वही फोकल कॉर्ड क्या देगी? मिनिमम लेंथ ऑफ कॉर्ड जनरेट करेगी पासिंग फ्रॉम फोकस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। T1 प्लस 1/T1 का लॉजिक यूज करिए। T1 प्लस 1/T1 2 से बड़ा होता है, स्क्वायर 4 से बड़ा, टोटल 4a से बड़ा, करेक्ट है, तो मिनिमम वैल्यू 4a की जनरेट होगी। इस तरीके से फोकल कॉर्ड की अगर इंक्लिनेशन दिया हो थीटा, AB को ज्वाइन करने लाइन का इंक्लिनेशन दे रखा थीटा, तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड आती है लेंथ ऑफ AB इक्वल टू 4a cosec स्क्वायर थीटा। दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मस्ट रिमेंबर। ठीक है, काफी काम का ये भी रिजल्ट है। तो इस तरीके से मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 T2 के अंदर। एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा और सीधे रिजल्ट की तरह याद रखिए, क्योंकि हम क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, हमें बहुत सारे डेरिवेशंस की जरूरत नहीं है, बट हाँ हमें इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए और हमें फटाफट रिजल्ट याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The next article what we are covering today is position of a point with respect to a parabola। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे अपन को ध्यान होगा अच्छे से कि हम लोग ने पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल पढ़ा था, करेक्ट है, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन पढ़ा था, वैसे हम बात करने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। एक पॉइंट एक पैराबोला के अंदर होगा, बाहर होगा या पैराबोला पे होगा, इसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज तो इन पार्ट कोनिका कौन सा होता है, आउट पार्ट कोनिका कौन सा होता है वो समझ लीजिए। जिस पार्ट में फोकस लाई करता है वो पार्ट इन कहलाता है, और जिस पार्ट में फोकस लाई नहीं करता यानी इसका अपोजिट वो आउट कहलाता है। हमने एक पॉइंट आ ले रखा है, कोऑर्डिनेट x1 y1 है, वो पैराबोला के आउटसाइड है जो फोटो में दिख रहा है। तो कैसे कंडीशन आएगी, वही जैसे उन्होंने पहले वर्कआउट कर रखा था, आप लोग को याद होगा। मैं दोनों की हाइट को कंपेयर करूंगा, तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लिया मैंने, लेटर दे दी m, करेक्ट है, और m के कोऑर्डिनेट मैंने ले रखे हैं, x1 तो सेम आएगा, y ले रखा है, तो y1 बड़ा होगा y से, y1 का स्क्वायर बड़ा होगा y के स्क्वायर से, y1 का स्क्वायर में से माइनस कर दिया मैंने 4ax1, करेक्ट है, तो यहाँ पे माइनस कर दिया y स्क्वायर माइनस 4ax1, तो ये तो हो गया P ऑफ R को रिप्रेजेंट करेगा पैराबोला की पोजीशन एट द पॉइंट R, और ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा P ऑफ M को, जो कि 0 के बराबर है। तो देखिए हमारा P ऑफ R ग्रेटर देन 0 आ गया, और P ऑफ R ग्रेटर देन 0 आ गया मतलब R पॉइंट डेफिनेटली कहां होगा, आउटसाइड। तो P ऑफ R ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज R इज आउटसाइड, P of R equals to 0, R is on, similarly
P of R लेस देन 0 तो R इज इनसाइड। इनसाइड कहां पे? इस जगह पे। इस जगह पे मतलब फोकस के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। जिस जगह पे फोकस होता है वो पार्ट इन पार्ट कहलाता है पैराबोला का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसी का एक और मेथड मैंने ले रखा है, होपफुली कई लोगों को कम पता होगा, कुछ है नहीं खास। मैंने एफडीपी प्रॉपर्टी लगाई पैराबोला की, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी से वो बोलता है कि RS इज इक्वल टू अगर RM होता तो ये पॉइंट डेफिनेटली पैराबोला पे होता। तो अगर RS RM से बड़ा हो गया मतलब ये बड़ा हो गया, इससे छोटा हो गया। देखो ध्यान से फील करो, अगर ये ऐसे हो जाए पिक्चर, करेक्ट है, यूं, तो डेफिनेटली अगर ये ऐसी पिक्चर आ गई तो RS बड़ा है, RM छोटा है। तो RS बड़ा है, RM छोटा है, तो R आउटसाइड हो गया। RS और RM बराबर है तो R ऑन हो गया, और RS RM से छोटा है तो R इनसाइड हो गया। क्लियर? तो ये दो आपके पास रिप्रेजेंटेशन होते हैं, ध्यान रखिएगा, फटाफट फॉर्मूले पे लगाने के काम आता है। कोई जरूरत नहीं है कि आप किस मेथड से कर रहे हैं, कोई नहीं पूछने जा रहा है, जैसे कि मैं बार बार आपको बता चुका हूं, बट आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, लाइन एंड अ पैराबोला। ये आर्टिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मतलब सर्किल के टाइम पे मैंने डिस्कस कर रखा ऑलरेडी, कोनिक पे भी, पैराबोला में भी कर रहा हूँ, फिर एलिप्स में दोबारा करूंगा, फिर हाइपरबोला में नेक्स्ट कर दूंगा। तो 4 बार एक आर्टिकल को मैं कवर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है इस चीज को। तो लाइन एंड पैराबोला की बात करी जा रही है कि लाइन एंड पैराबोला को हम कैसे हैंडल करते हैं। तो लाइन एंड पैराबोला को हैंडल करने का क्या तरीका होता है बेटा, कि अपने पास एक लाइन दी, पैराबोला दे रखी। लाइन की 3 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन लाइन आउटसाइड हो, दूसरी सिचुएशन लाइन टच करे, तीसरी सिचुएशन लाइन कट करे। अब हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि लाइन टच कर रही है, कट करेगी? तो कुछ नहीं करना, ये एक लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस एक पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। दोनों को सॉल्व कर दो, सॉल्व 1 and 2, सॉल्व 1 and 2। जब मैं 1 and 2 को सॉल्व करूंगा बेटा तो मेरे पास क्या पिक्चर आएगी, और उठा करके इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो आई गेट द वैल्यू mx प्लस c का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4a into x। ओपन करेंगे तो आई गेट द वैल्यू m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का 2mc माइनस 4a टाइम्स ऑफ x प्लस का c स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको दिख रहा होगा यहाँ से m की 2 वैल्यूज पॉसिबल है, m1 एंड m2। ठीक है, या उल्टा देखें, बल्कि m की जगह पे आप इसको x में क्वाड्रेटिक रीड करें, m की जगह पे आप इसको x में क्वाड्रेटिक रीड करें, तो अगर इस क्वाड्रेटिक के 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए तो आप बोल दोगे कि ये 2 जगह कट करेगा। अगर इस क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट्स आ गए तो ये टच करेगा, और अगर इस क्वाड्रेटिक के कोई रियल रूट नहीं है तो ये आउटसाइड जाएगा। एक क्वाड्रेटिक के रूट्स के बारे में कमेंट करने के लिए हम किसके पे डिपेंडेंसी रखते हैं, हम किसके पास पहुंचते हैं, करेक्ट है, डिस्क्रिमिनेंट के पास। यानी हमने पहली पिक्चर ले रखी है, फर्स्ट केस अगर d लेस देन 0 हो, दूसरा केस अगर d इक्वल टू 0 हो, और तीसरा केस अगर d ग्रेटर देन 0 हो। d इक्वल टू d लेस देन 0 होगा तो इन दोनों को, अगर इस क्वाड्रेटिक के कोई रूट नहीं आएंगे, इस क्वाड्रेटिक के कोई रूट नहीं आएंगे, इन दोनों लाइन का कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा। यानी ये पहला केस हो गया d लेस देन 0, करेक्ट है। अगर d इक्वल टू 0 है तो क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट्स आएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे तो लाइन टच कर रही होगी, दिस इज द केस ऑफ टचिंग। टच कर रही होगी, डिस्क्रिमिनेंट क्या बनेगा निकाल लेते हैं, तो b स्क्वायर मतलब 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4ac m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, 4m स्क्वायर c स्क्वायर कट जाएगा, और यहां से कैलकुलेट करना है तो c इक्वल टू आ जाएगा, कैलकुलेट ही कर देता हूं, तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस का 16a स्क्वायर, कैलकुलेशन चेक कर देना गलत ना हो रहा, माइनस का 16mca माइनस का 4m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये कट गया, इससे 16 से 16 कट गया, a से a कट गया, तो c इक्वल टू a बाई m निकल के आ गया। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कॉट बोलते हैं इसको हम लोग, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कि एक लाइन अगर एक पैराबोला को टच कर रही है जिसका स्लोप m है तो उसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, c इक्वल टू a बाई m। और d अगर लेस देन 0 है तो d अगर ग्रेटर देन 0 है तो लाइन किसका काम करेगी, सीकेंड का। तो ये टच करेगी, ये आउटसाइड होगी, आउटसाइड की सिचुएशन है, और ये सीकेंड की सिचुएशन है। कंफर्टेबल? तो ये ध्यान रखना, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कि अगर कोई m स्लोप की लाइन किसी पैराबोला पे टेंजेंट होगी तो उसकी इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग इस पे डिपेंडेंसी ले लेते हैं। अब क्या होता है, ये कुछ पॉइंट नोट के थ्रू डिस्कस करते हैं।
अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसको जरूर से जरूर लाइक एंड शेयर करें। उसके पीछे बेसिक लॉजिक ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो ये चीज़ें नहीं अभी अडॉप्ट कर पा रहे हैं ईजिली, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं। इसके लिए हम आपसे बोल रहे हैं इसको लाइक एंड शेयर करें। तो इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ वो देखिएगा। तो यहाँ से मैंने कुछ नोट करके लिखना स्टार्ट किया। पहला पॉइंट y इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m। मैंने c को यहाँ से हटा दिया, किसकी हेल्प से हटाया, a बाई m से। तो y इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला ऑफ स्लोप m। तो ये हमने m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन यहाँ से डिराइव कर दी, ठीक है। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखना कि अगर मैंने एक पैराबोला ले रखा है, और उस पैराबोला पे किसी आउटसाइड पॉइंट से अपन दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो क्या कंडीशन आती है, कैसे वर्कआउट होता है, आइए उसको समझते हैं। ये पॉइंट एच के हो गया। तो अपन को इसको डिराइव करने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, आइए उसको समझते हैं, ठीक है। पैराबोला वही अपना स्टैंडर्ड, हर जगह पे मैं पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x की बात करूंगा। तो अगर मैं आपसे इक्वेशन ऑफ AR पूछता हूं, इक्वेशन ऑफ AR ऑफ स्लोप m पासेस R, ठीक है। इस लाइन की m स्लोप की इक्वेशन लिखो टेंजेंट की। तो पैराबोला जो अपने पास दिया हुआ है, तो पैराबोला की इक्वेशन अपने पास है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पे अगर हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे m स्लोप की, तो इक्वेशन आएगी y इक्वल्स टू, अभी लिखी थी ऊपर, mx प्लस a बाई m। अब mx प्लस a बाई m पास कहां से करेंगे, r से, r मतलब h कॉमा k से सेटिस्फाई करा दो। तो यू गेट द k m माइनस m स्क्वायर h माइनस a इक्वल्स टू 0। चेक करना गलत ना हुआ, ठीक है। तो ये m में क्वाड्रेटिक बन गई, थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं इसको। तो ये बन जाएगा m स्क्वायर h माइनस k m प्लस a इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक दो चीज इंडिकेट करेगी, तो इसकी m की दो वैल्यूज पॉसिबल होंगी, एक m1 और एक m2, ठीक है। तो अगर मैंने इसके स्लोप को m1 बोला, इसके स्लोप को m2 बोला, तो बात हो रही है, ये समझ में आया कैसे क्या किया गया। किसी भी पैराबोला के किसी भी आउटसाइड पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसका मैं आपको डेरिवेशन करके दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी याद रखना, कभी भी किसी लाइन को किसी कर्व के साथ सॉल्व करना है, टेंजेंट की इक्वेशन इतनी कॉमन टेंजेंट की, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। इस तरीके से हम इंटरप्रेट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके। हाँ, तो भाई बात आई m स्क्वायर h माइनस km प्लस a इक्वल 0, दो रूट्स हैं m1 और m2। यहाँ से हमने दो रिजल्ट्स को इंडिकेट किया, एक तो रिजल्ट इंडिकेट किया m1 प्लस m2 सम ऑफ द रूट, और दूसरा रिजल्ट इंडिकेट किया m1 इंटू m2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो m1 प्लस m2 इक्वल टू आ जाएगा k बाई h, और m1 m2 इक्वल टू आ जाएगा a बाई h। मस्ट रिमेंबर, काम की चीज है, सर्किल में भी याद होगा, m1 प्लस m2 होता है 2kh अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और m1 m2 होता है k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, करेक्ट है। तो उस तरीके से जैसे हमने इसमें वर्कआउट याद कर रखा है, वैसे यहाँ पे भी हमें ये याद होना चाहिए, काम की चीज है। तो जैसे हमारे पास ये पॉइंट आ जाता है, इसके बाद हमारे तीसरा पॉइंट हमारे दिमाग में आता है, जिसका नाम होता है डायरेक्टर सर्किल ऑफ ए पैराबोला। डायरेक्टर सर्किल ऑफ पैराबोला। अब जब हम डायरेक्टर सर्किल ऑफ पैराबोला की बात कर रहे हैं बेटा, डायरेक्टर सर्किल ऑफ पैराबोला की बात कर रहे हैं, पैराबोला का डायरेक्टर सर्किल क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से। तो डायरेक्टर सर्किल की डेफिनेशन क्या कहती है, डायरेक्टर सर्किल की डेफिनेशन कहती है कि अगर किसी आउटसाइड पॉइंट से हम पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और वो पेयर ऑफ टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो हम बोलते हैं कि उस पॉइंट का लोकस उसका डायरेक्टर सर्किल कहलाता है। यानी बेसिकली अगर मैं डायरेक्टर सर्किल की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए आर पॉइंट पे जो एंगल बने कितना बने 90। यानी कि अगर हम डायरेक्टर सर्किल की यहाँ पैराबोला में बात करेंगे, हम एक आउटसाइड पॉइंट से दो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट आपस में कैसी हो, परपेंडिकुलर हो, तो हम बोल देंगे कि इस पॉइंट का लोकस, इस पॉइंट का लोकस दैट इज मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्या होगा, डीसी, डायरेक्टर सर्किल ऑफ पैराबोला। तो यहां से अगर हमने इस पॉइंट का लोकस निकालना था तो इसकी स्लोप को मैंने अगर m1 ले रखा है, इसके स्लोप को अगर मैंने m2 ले रखा है और इस पॉइंट को मैं h k लिखा हूं, तो इतना तो श्योर है एंगल 90 है।
तो m1 m2 कितना होगा बेटा, m1 m2 -1 होगा। कितना होगा, -1। अब अगर m1 m2 -1 होगा तो m1 m2 की वैल्यू हमें पता है, दैट विल बी इक्वल्स टू a by h इक्वल्स टू -1। जनरलाइज कर दो तो x plus a इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी डायरेक्टर सर्किल की डेफिनेशन, डायरेक्टर सर्किल का लोकस आ गया पैराबोला, जो कि कुछ नहीं है, बेसिकली है क्या, तो दिस इज नथिंग एल्स, क्या है ये, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। तो किसी भी पैराबोला का डायरेक्टर सर्किल उसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है। भाई नाम सर्किल है, नाम से लग जाना कि सब नाम तो सर्किल और आप इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की तरह करके दे रहे हो ना बेटा, नाम पे नहीं जाना है हमें, नाम भले कुछ भी हो। अब मैं किसी का नाम डायरेक्टर सर्किल की जगह लिख देता चवन्नी लाल, तो क्या चवन्नी लाल थोड़ी हो जाता उसका, तो लोकस है, लोकस इज अ नेम, करेक्ट है। वो नेम के बाद क्या इक्वेशन आएगी वो डिपेंड करेगा। वैसे कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैराबोला में ये स्ट्रेट लाइन देता है लोकस डायरेक्टर सर्किल, बाकी सब में ये सर्किल देगा। चाहे आप सर्किल की बात कर ले, सर्किल का डीसीबी सर्किल आएगा, एलिप्स का डीसीबी सर्किल आएगा, हाइपरबोला का डीसीबी सर्किल आएगा। सिर्फ पैराबोला में पैराबोला का डीसी स्ट्रेट लाइन आता है, वो भी कौन सी स्ट्रेट लाइन, उसकी डायरेक्ट्रिक्स, यानी बेसिकली ये जो लाइन होगी जो कि डायरेक्ट्रिक्स से काम करेगी, ये इस पैराबोला की डीसी कहलाएगी। क्लियर। यहां से एक और पॉइंट ध्यान रखना, काम का पॉइंट है, मैं बताता जा रहा हूं। अगर हम किसी पैराबोला पे पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, अगर हम किसी पैराबोला पे पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो हमेशा डीसी पे होगा, वो हमेशा डीसी पे, वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे होगा। किस पे होगा, डायरेक्ट्रिक्स पे होगा। कंफर्टेबल। तो जितना अपन ने भी थ्योरी पढ़ी, चलिए आइए उस पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो अपन ने भी पढ़े हुए थे आर्टिकल्स पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन मैंने जेईई मेंस को उठाया है, लास्ट ईयर ये साल आया हुआ है, ठीक है, जनवरी में। ध्यान से देखना है कैलकुलेशन के तरीके को, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले आप अच्छे से पढ़ लें और उसको बात समझे। इफ वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड पैराबोला इज 1,4 देन द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड, ठीक है। उसने क्या बोला है कि अगर एक फोकल कॉर्ड दे रखी है पैराबोला की, इक्वेशन दिख रही है आपको, y स्क्वायर इक्वल्स टू पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है उसने, y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x। तो अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू आपसे डिमांड करूंगा तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। उसने बोला है वन ऑफ द एंड a, इसकी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,4। तो अगर कोऑर्डिनेट 1,4 दे रखे तो मैं 2a_t1 मान लेता हूँ, इसकी कोऑर्डिनेट को 2a_t1 और a_t1 स्क्वायर और उसको 4 से कंपेयर कर देता हूँ, तो यहाँ से t1 इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा, दैट विल बी कम आउट टू बी 1/2, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, a निकाल दिया, t1 निकाल दिया, t2 निकालने की जरूरत नहीं होती। कई बच्चे लगते हैं कि अब सर t2 निकाल लेंगे फिर लेंथ का फॉर्मूला लगा देंगे, नहीं। अभी अपन ने जस्ट फॉर्मूला पढ़ा था लेंथ ऑफ AB, तो लेंथ ऑफ AB का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, एंड दैट फॉर्मूला इज नथिंग एल्स। क्या होता है जल्दी से बताइए। लेंथ ऑफ AB का फॉर्मूला 2a टाइम्स ऑफ t1 माइनस t1 प्लस 1/t2, करेक्ट है। सॉरी, a टाइम्स ऑफ t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, a टाइम्स ऑफ t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, करेक्ट है। तो यहाँ से a की वैल्यू पुट कर दो, 4 आ जाएगी, t1 प्लस मतलब हो गया 1/2, t2 का मतलब हो गया प्लस का 2 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया 4 इंटू 4 और 1 5, 25/4, 4 से 4 कट गया। अल्टीमेटली जो लेंथ निकल के आ गई, कितनी निकल के आ गई, 25। यानी कि ये जो लेंथ होगी, करेक्ट है, जिसके लिए एक कोऑर्डिनेट 1,4 किसके बराबर होगा, 25 के बराबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्लियर है। आंसर मैं चेक कर रहा था, आंसर भी सही है अपना, फंडा क्लियर हो गया। तो आपको जरूरत नहीं है कि आपने t1 निकाल रखा है तो आप दोबारा बैठ करके t2 को निकालें, आपका सिर्फ t1 से काम चल सकता है। मैनिपुलेशन कैसे किया गया वो ध्यान रख लेना। सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल टू 4a से कंपेयर करके a निकाला, फिर इसको a_t1 स्क्वायर 2a_t1 से कंपेयर करके t1 निकाल दिया, फॉर्मूला में यूज कर लिया t1 एंड t2। अगर किसी को t2 निकालना है तो हम कर सकते हैं, t2 निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकाल सकते हैं, t1 t2 इज इक्वल टू -1 का यूज करके आप t2 भी निकाल सकते हैं। खैर नीड नहीं है, इससे हम लोग वर्कआउट नहीं कर रहे उसपे। Come to the next question, question number 7 पे आते हैं। Find the locus of the midpoint of the chord of the parabola with subtend right angle at vertex। इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। बहुत सारे मतलब 2-3 तरीके होते हैं, बहुत सारे मतलब नहीं कि 4-5 तरीके मैं आपको दे रहा हूँ। कॉर्ड के मिडपॉइंट का लोकस निकालना है, ठीक है। मैं h k मान लेता हूँ, इसको a_t1 लिख देता हूँ, इसको b_t2 लिख देता हूँ। पैरामेट्रिकली क्यों कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको बता ही चुका था कि पैरामेट्रिकली क्वेश्चन करना हमेशा रिलेटिवली आपके लिए हमेशा क्या होगा, आसान होगा, ठीक है। उसने बोला ये जो कॉर्ड है ये वर्टेक्स पे कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। तो ये अपने पास फोटो बनी है और इस फोटो में इस पॉइंट HK का लोकस निकालना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया,
इसका यूज किया, ये 90 डिग्री दे रखा है, तो 2/T1 इंटू 2/T2 इज इक्वल टू -1 कर दिया। इस कॉर्ड का स्लोप 2/T1, इस कॉर्ड का स्लोप 2/T2, 2/T1 इंटू 2/T2 इज इक्वल टू -1 कर दिया। यहाँ से T1 T2 इज इक्वल टू आ गया कितना, -4 के बराबर। ठीक है, एक रिजल्ट तो हमने ये निकाल के रख लिया। एलिमिनेशन सिखाऊंगा, ध्यान से देखना किस तरीके से मैं क्वेश्चन की भूमिका बना रहा हूँ, उसके अंदर फिर मैं कैसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ। केयरफुली हर चीज को ध्यान दें, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एच की में रिलेशन निकालना था, तो हमने एच की बात कर ली। एच हो गया इसका मिड पॉइंट, एच हो गया इसका मिड पॉइंट, मतलब हो गया AT1 स्क्वायर प्लस AT2 स्क्वायर बाई 2। पैराबोला की इक्वेशन क्या दे रखी है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो a तो गायब ही हो गया। T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया। तो यहां से आ गया T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर इक्वल टू 2h। दूसरा रिजल्ट ये आ गया, ठीक है। थर्ड रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर इसी तरीके से मैंने k की बात कर ली, तो k हो जाएगा 2AT1 प्लस 2AT2 बाई 2। यहां से आ जाएगा T1 प्लस T2 शुड बी इक्वल्स टू k। तो T1 प्लस T2 भी पता है, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर पता है, T1 D2 पता है, T1 D2 का एलिमिनेट कर दो, अपना लोकस आ गया। ये सिंपल सा फंडा होता है। इसका एक और तरीका होता है, वो तरीका बता दे रहा हूँ कि आप इस कॉर्ड की इक्वेशन लिख दीजिए, ज्वाइनिंग T1 T2, और फिर कॉर्ड विद द गिवन मिडिल पॉइंट की इक्वेशन लिख दीजिए। करेक्ट है, हम या तो T इक्वल्स टू उन दोनों को भी कंपेयर कर सकता हूँ, कंपेयर कर सकते हैं, बट मैं आपको यहीं से बता रहा हूँ। तो इसका होल स्क्वायर करके इन दोनों को यूज कर दो, तो T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर। तो T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर हो जाएगा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, यहां से आ जाएगा प्लस 2T1 T2, तो माइनस का 8 आ जाएगा इज इक्वल्स टू k स्क्वायर आ जाएगा। जनरलाइज कर दो, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 4। तो जो मिड पॉइंट का लोकस आएगा वो अपने आप में पैराबोला ही आएगा। करेक्ट है, जो मिड पॉइंट का लोकस आएगा अपने आप में क्या आएगा, एक पैराबोला ही आएगा। दैट विल बी नथिंग एल्स y स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 4। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। 2x माइनस 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो समझ में आ गया इसमें क्या किया मैंने, किस तरीके से T1 T2 का एलिमिनेशन। The thing which is very important to understand is T1 plus T2 का whole square, T1 minus T2 का whole square, T1 minus T2, T1 plus T2 mod T1 minus T2, ये सब पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। एलिमिनेट करने में आपको बहुत हेल्प करेगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहा उसने, A triangle ABC equals to delta का मतलब एरिया ऑफ द ट्राइंगल दे रखा है डेल्टा। इनस्क्राइब्ड ने पैराबोला y square equals to 4x and a vertex lies and vertex A होगा ये, not vertex A। ट्राइंगल का जो वर्टेक्स A है, ट्राइंगल का जो वर्टेक्स A है वो लाई करता है एट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, एट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। triangle vertex A, triangle vertex A, triangle vertex A lies at vertex of parabola and BC is its a focal chord. Prove that modulus of 2a T2 minus T1 is equal to 2 delta by A। तो सिंपल सी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है, सिर्फ सजा हुआ है, वो देखने में थोड़ा सा भयानक सा लग रहा है। रिप्रेजेंटेशन में ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं थोड़ा सा घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं, T1 T2 आपको पता है ना कि T1 T2 यहाँ पे B और C के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होंगे, B के कोऑर्डिनेट होंगे T1 एंड C के कोऑर्डिनेट होंगे T2। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, मैंने कंप्लीट कर दिया उसको, ध्यान से देखना। तो एक पैराबोला दे रखा है, उस पैराबोला का कुछ इस टाइप से फोटो बनी हुई है, ये B है, ये A है, ये C है और ये फोकस है। इट्स नॉट नेसेसरी कि लेटेस्ट रेक्टम हो, ठीक है। और आपको ये मैनिपुलेट करवा रहा है जो उसने मैनिपुलेट करवाने की बोला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसकी कोऑर्डिनेट में पता है T1 लिख दिया, इसकी कोऑर्डिनेट में पता है T2 लिख दिया, तो ट्रायंगल सबसे पहले फोकल कॉर्ड है, तो T1 T2 इज इक्वल्स टू -1। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया, तो एंगल का एरिया होगा हाफ डिटरमिनेंट 0 0 1 8T1 स्क्वायर 28T1 1 8T2 स्क्वायर 28T2 1। ठीक है, ओपन कर दीजिए, तो 2 डेल्टा आ जाएगा, should be equals to
2a² t1 t2 बाहर ले लीजिए तो अंदर आ जाएगा t1 माइनस t2। मॉड लगा ही हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। t1 t2 माइनस 1 है तो t1 t2 की वैल्यू माइनस इनपुट कर दो, यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो तो डेल्टा इज इक्वल्स टू a t1 माइनस t2 का मॉड डिवाइडेड बाई ए। 2 डेल्टा ए बाई नहीं, a डेल्टा बाई ए होना चाहिए, मतलब वैसे भी 2 से 2 तो कट ही जाएगा ये, तो a t1 t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू डेल्टा बाई ए, तो a टाइम्स t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू डेल्टा बाई ए निकल के आ गया। क्या किया गया समझ में आएगा? बहुत सिंपल सा चीज है। डिटरमिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल का एप्लीकेशन दिया उसने पैराबोला के अंदर में। सजे हुए इनस्क्राइब्ड फॉर्मेट में क्वेश्चन आते रहते हैं कि पैराबोला के अंदर एक ट्रायंगल इनस्क्राइब्ड है। अब अगर एक पैराबोला के अंदर एक ट्रायंगल इनस्क्राइब्ड है तो बहुत सारी सिचुएशंस रहती है, लेकिन उसमें मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली सिचुएशन होती है वो ये होती है बेटा कि जो इसका वर्टेक्स होता है वो हमेशा कॉन्साइड करता है पैराबोला के वर्टेक्स से मैनिपुलेट करने में आसान होता है, इसलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज गिवन इन दैट? क्वेश्चन नंबर 9 में इफ द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज द सेम, फाइंड इट्स इक्वेशन ऑफ इट्स डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने पीछे के क्वेश्चन को कवर किया है यहाँ पे, मतलब छूटे होंगे या तो ये कांसेप्ट वाइज है, ध्यान दें। तो पैराबोला दे रखा है x = t² + 1 y = 2t + 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स डायरेक्ट्रिक्स। सबसे पहले यहाँ से हम x दे रखा था आपको, वो दे रखा है आपको t² + 1 एंड जो y दे रखा है वो आपको दे रखा है 2t + 1। ठीक है, इन दोनों से t को एलिमिनेट कर देते हैं अपन। तो t को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से t की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दी, तो x = आ गया y - 1/2 का होल स्क्वायर + 1। ठीक है, ओके, ओपन कर देंगे तो 4x - 4 = y - 1 का होल स्क्वायर, और इसको भी x - 1 कर दो। तो जो पैराबोला की इक्वेशन आ गई वो आ गई y - 1 का होल स्क्वायर = 4 टाइम्स ऑफ x - 1। बस ठीक है, तो अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ y² = 4a कैपिटल X है, तो जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है वो होती है कैपिटल X + a = 0। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी कैपिटल X की जगह बैठेगा x - 1, a की जगह बैठेगा 1 = 0, तो यहाँ से x = 0 द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, किस तरीके से हम एलिमिनेट करते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को, मैनिपुलेट करते हैं पैराबोला को, फिर जो भी कह रहा है वो पैराबोला के बारे में हम बात करके इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट भी क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, जस्ट टू कैलकुलेट द कंसेप्ट, रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट वाला। ठीक है, तो उसने क्या बोला, उसने बोला आपसे कि चेक वेदर द पॉइंट P3,4 लाइज इन, आउट और ऑन टू द पैराबोला। तो यानी कि हमको ये चेक करना है कि पॉइंट की पोजीशन क्या है पैराबोला के रिस्पेक्ट में। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं बिल्कुल आसानी से। ये मैं भी बताता हूँ आपको, एक पैराबोला ड्रॉ करो, y² = 4x, y² = 4x, y² = 4x। ठीक है, और पॉइंट है 3, तो 3 रखो x की वैल्यू, 3 × 12, 12 का मतलब y = 4, 3√12, √12 डेफिनेटली 4 से छोटा होगा, तो 110% 3,4 पॉइंट यहाँ नहीं होगा, करेक्ट है। तो पॉइंट आउटसाइड हो गया, आउटसाइड आ गया। अब कोई कहेगा सॉरी तो नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा। तो अगर तुमसे नहीं होगा तो कुछ ना करो, आप तो इस पोजीशन को इस पैराबोला पे चिपका दो। लेट अस द पॉइंट कंसीडर टू बी द आर्क। पैराबोला की इक्वेशन कितनी है, y² = 4x, पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है 3,4, पॉइंट की कोऑर्डिनेट पता है, पैराबोला की इक्वेशन पता है, उठा करके चिपका दो। तो व्हाट यू डिड पोजीशन ऑफ आर्क। अब पोजीशन ऑफ आर्क का मतलब क्या है, इस पैराबोला की एक्सप्रेशन में 3,4 को पुट करो, 3,4 को पुट करो तो 16 - 12 जो कि आएगा पॉजिटिव। P of R positive, this implies R is outside, R is outside। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक कुछ क्वेश्चन कवर कराए। तो यहाँ पे मैं आज लेक्चर 1 आज का एंड कर रहा हूँ, और जितनी भी चीजें मैंने आज आपको लेक्चर 1 में बताई है इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। पैराबोला की क्वेश्चन अभी मत करिएगा, कल अपनी जो दूसरा लेक्चर आएगा
दूसरी क्लास आएगी, उस क्लास में जब मैं पैराबोला की बाकी चीजें आपको बता दूंगा, पैराबोला काफी कुछ कवर करा दूंगा, मिसलिनियस क्वेश्चन भी कुछ करा लूंगा, उसके बाद आप पैराबोला के क्वेश्चन को वर्कआउट करिए। होपफुली जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया पैराबोला में, उससे बाहर के मेन से क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। तब तक घर पे अच्छे से अगले लेक्चर को रिवाइज करिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, आपका जितना प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है उससे हमारी मोशन की टीम पूरी तरीके से बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है और आपके लिए दिन रात मेहनत करके बहुत अच्छा कंटेंट बनाने की पूरी तरीके से लगी हुई है। अगर आपको लगता है कि जो यहाँ पे हम वीडियो दे रहे हैं इसके आपको डिटेल्स वीडियोस चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800 2121 799। थैंक यू सो मच।